तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड ऑफ ट्रू मार्शल आर्ट एपिसोड 51 to 60। तो अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर नीफेंग ने एक काफी खतरनाक पावरफुल स्वाट टेक्निक का यूज किया था। उस स्वाट टेक्निक को देखकर सारे एल्डर साथ ही साथ सेट के पैट्रियार्च भी नीफेंग पर काफी ज्यादा शक करने लगते और वो उन्होंने नीफेंग से पूछा था, नीफेंग आखिर तुमने किस तरह की स्वाट टेक्निक का यूज किया और आखिर तुमने यह टेक्निक कहाँ से सीखी। जहां तक मुझे पता है पूरे हाउतियान सेक्ट में ऐसी कोई भी स्वाट टेक्निक एग्जिस्ट नहीं करती है। जो तुमने स्वाट टेक्निक इस टाइम परफॉर्म किया है वह एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट की एक मिस्टीरियस टेक्निक है। और जहां तक मुझे पता है जो तुमने टेक्निक परफॉर्म किया है वह तुम्हारे मास्टर मेडिसिन किंग को भी नहीं आता। तो तुम इसके बारे में क्या बताना चाहते हो। वहां पर नीफेंग पैट्रियार्च की तरफ मुड़ता और कहता है, सेक्ट पैट्रियार्च मैंने इस स्वाट टेक्निक को खुद ही इन्वेंट किया है। अगर आपने मेरी स्वाट टेक्निक के मूव को ध्यान से देखा है और एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट की जिस आप टेक्निक का बात कर रहे हैं उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मेरा जो स्वाट टेक्निक ना उसी की तरह दिख रहा है बट वो ऐसा है नहीं। वहां पर जो मेडिसिन किंग होते हैं वो भी नीफेंग की बातों का मतलब सपोर्ट करते हैं और वो पैट्रियार्च से बोलते हैं, पैट्रियार्च नीफेंग सही बोल रहा है। फेंग ने जिस स्वाट टेक्निक का यूज किया है वो एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट की स्वाट टेक्निक नहीं है। मैंने और आपने भी एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट की स्वॉर्डमैनशिप देखी है और आपको भी पता है कि नीफेंग ने जिस अभी उस स्वाट टेक्निक तरह दिखती जरूर है बट है नहीं। वरना अगर एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट की वह सीक्रेट टेक्निक होती तो हम कब का ही पहचान जाते। इसका केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि नीफेंग ने इस स्वाट टेक्निक को खुद ही इन्वेंट किया है। तभी जो डांटियन पीक के एल्डर्स और बाकी पीक के एल्डर्स होते हैं वह तुरंत पैट्रियार्च से बोलते हैं, पैट्रियार्च ये यहाँ पर मेडिसिन किंग नीफेंग की साइड ले रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा इतने ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक को डेवलप कैसे कर सकता है। नीफेंग ने जिस भी स्वाट टेक्निक का यूज किया उस स्वाट टेक्निक के हाउ फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट स्वाट टेक्निक को हरा दिया। इतनी हाई लेवल की टेक्निक आखिर नीफेंग डेवलप कैसे कर सकता है। बट वहां पर पैट्रियार्च कुछ टाइम सोचते हैं और फिर वह डिसाइड करते हैं कि नीफेंग ने जिस भी स्वाट टेक्निक का यूज किया उसे नीफेंग ने खुद ही इन्वेंट किया क्योंकि पैट्रियार्च ने एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट की उस मिस्टीरियस स्वॉर्डमैनशिप को देखा था। नीफेंग उस स्वाट टेक्निक को कभी भी अपने जीवन में नहीं सीख सकता है इसलिए नीफेंग को वह जासूस घोषित नहीं करते हैं। वहां पर पैट्रियार्च नीफेंग को विनर घोषित कर देते हैं। वहां पर नीफेंग पैट्रियार्च को धन्यवाद बोलता है और वहां से जाने लगता है। और नीफेंग मनी मन सोचता है, मैंने इस स्वाट टेक्निक को खुद ही इन्वेंट किया और ये स्वाट टेक्निक है एंशिएंट स्वॉर्डमैनशिप वाला जो ये लोग सर्ट की बातें कर रहे हैं ना उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर मैंने इस स्वाट टेक्निक की पूरी पावर को एक बार अनलिस्ट कर दिया ना तो ये लोग एकदम शौक के मारे एकदम पागल वगल हो जाएंगे। और इधर में जितने भी हाउटियन सेट के डिसाइपल होते हैं वो लोग भी नीफेंग की बात को सुनकर काफी ज्यादा शौक में थे और कहते हैं, मानना पड़ेगा नीफेंग तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो अभी ट्रांसजेंडर लेवल के मिड पर है पर फिर भी वो इतनी ज्यादा हाई लेवल की स्वाट टेक्निक को डेवलप करने में कामयाब हो गया। और नीफेंग ने हाउ फैमिली के हाउ व्यान को हरा दिया जो इस पूरे कंपटीशन का नंबर 1 बनता था। अब इनडायरेक्टली नीफेंग फर्स्ट रैंक हासिल कर चुका है। अब केवल 3 कंटेस्टेंट और बचे हैं, एक नीफेंग, एक रुओबिंग और एक और लड़की है सीनियर वू नाम की और एक और लड़का है वो तो पहले ही हार मान लेगा। वहां पर ये सारे बंदे कहते हैं, देखो अब शायद फाइनल में नीफेंग और रुओबिंग ही जाएंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है हाव्यान की तरफ। हाव्यान को बंदे टांग कर ले जा रहे होते हैं। हाव्यान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नीफेंग ने उसकी फैमिली की हाई लेवल की स्वाट टेक्निक को इतनी आसानी से खत्म कर दिया और इसे कैसे हरा दिया। मैं अब नीफेंग को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, अपनी फैमिली से मदद लूंगा और नीफेंग को जान से मरवा दूंगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर वो जो रेफरी होता है वो तुरंत अरीना में एंटर करता है और नीफेंग को विनर घोषित कर देता है और नेक्स्ट फाइट अनाउंस करता है। नेक्स्ट फाइट रुओबिंग और जूही के बीच में होने वाला है। रेफरी दोनों को अरीना में बुलाता है। जो जूही और रुओबिंग होती है वो दोनों अरीना में एंटर कर जाती हैं और गाइस हमें जूही को दिखाया जाता है। गाइस ये भी ट्रांसजेंडर लेवल की पीक की कल्टिवेटर है।
वहाँ पर जो जूही होती है वो मन ही मन सोचती है मैं इस लड़की को एकदम थोड़ा भी कमजोर और अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। मेडिसिन किंग पीक वाले कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे रुओबिंग पर एक स्लैश लगाती है। लेकिन जो रुओबिंग होती है वो तुरंत अपने सामने आइस का एक शील्ड क्रिएट करती है, एक ही झटके में आने वाले अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वहां पर जो जूही होती है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे स्वॉर्ड से रुओबिंग पर अटैक करती है, बट रुओबिंग उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर जाती है। बट वहां पर जो जूही होती है वो एक लात रुओबिंग को मार देती है, जिससे रुओबिंग के पीछे चल जाती है। वहां पर जो जूही होती है वह मन ही मन कहती है सच में ये रुओबिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे हर अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर दे रही है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से फिर से रुओबिंग पर अटैक करती है, बट रुओबिंग इस बार बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर उसे भी एक अटैक मार देती है, जिससे वहां पर जूही तुरंत पीछे चली जाती है। जूही बोलती है मुझे लगा ही था कि ये रुओबिंग थोड़ा भी कमजोर और एकदम साधारण अपोनेंट नहीं होने वाली है, इसलिए मुझे अपनी पूरी पावर्स का यूज करना पड़ेगा। वहां पर जो जूही होती है वो तुरंत एक सीक्रेट टॉक टेक्निक का यूज करते हुए सीधे रुओबिंग पर अटैक करती है, बट रुओबिंग तुरंत अपनी आइस शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हुए उसके आने वाले हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से खत्म कर देती है। वहां पर जो रुओबिंग होती है वह जूही से कहती है जूही अब मेरी पावर का सामना करो, और अचानक से रुओबिंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक आइसी ऑरा बाहर निकलने लगता है और आसमान में बहुत सारे बड़े बड़े हाथ जो आइस के बने हुए थे वो तैयार हो जाते हैं। गाइस ये रुओबिंग की एक आइस स्किल वाली सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक थी। वहां पर जो जूही होती है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए रुओबिंग की सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक को रोकने की कोशिश करती है, बट वहां पर हाथों की संख्या काफी ज्यादा थी। वहां पर जूही अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी हाथों को रोकने की कोशिश कर रहे होते, बट उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती है। और वह कहती है आखिर ये लड़की किस प्रकार की सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रही है। एक तो नीफेंग था जिसने हमारे हाव्यान को हरा दिया, अब ये रुओबिंग मुझे लगता है बहुत ही आसानी से हरा देगी, बट मैं ऐसे नहीं हार सकती। तभी रुओबिंग बोलते हैं तो ठीक है मेरी पावर का सामना करो। रुओबिंग तुरंत अपनी पावर को बढ़ा देती है। रुओबिंग की पावर को बढ़ाने के कारण हाथों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो सारे आइसियात काफी खतरनाक तरीके से सीधे जूही पर अटैक करते हैं। रुओबिंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसे जूही नहीं रोक पाते, और तुरंत जो जूही होती है वो तुरंत बर्फ की मूर्ति बन जाती है। और वहां पर हमें दिखाया जाता है रुओबिंग के आसपास काफी खतरनाक आइसी ऑरा घूम रहा होता है और आसमान में जूही एकदम बर्फ बनकर लटकी होती है। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं संभव रुओबिंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेडिसिन पीक के लोग इतने ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर होंगे। इन्होंने तो डायरेक्टली फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को हासिल कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मेडिसिन पीक को ही ज्वाइन करना चाहिए था, फालतू में इन सभी पीक को ज्वाइन कर लिया। देखो मेडिसिन पीक के 2 कल्टिवेटर अभी नीफेंग मतलब 6 ही महीने पहले आया है और उसकी कल्टिवेशन स्पीड तो एकदम नेक्स्ट लेवल की है। और इधर हमें दिखाया जाता है पैट्रियाच को। पैट्रियाच भी रुओबिंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, बट यहाँ पर दिक्कत पैट्रियाच को एक और बात से थी कि नीफेंग अगर फर्स्ट पोजीशन पा जाता है ना तो उसे हाउतियान स्वॉर्डमैनशिप का एक टावर है उसमें जाने का मौका मिलेगा, जहां पर हाउतियान सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैनशिप हाउतियान स्वॉर्डमैनशिप रखी गई है, जिसके 3 चैप्टर्स हैं। अगर नीफेंग उस स्वॉर्ड टेक्निक को पा जाता है तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन जाएगा। और गाइस पैट्रियाच भी हाउ फैमिली से ही है। वहां पर जो पैट्रियाच थे वो चाहते थे कि उनका जो कंटेस्टेंट हाव्यान है ना वो फर्स्ट पोजीशन पर आए और उसे हाव्यान स्वॉर्डमैनशिप में मतलब टावर में जाने का मौका मिले और वो तीनों चैप्टर्स को पाकर फिर से उनके फैमिली का नाम रोशन करे। लेकिन अब तो वो हार चुका है। पैट्रियाच मन ही मन सोचते हैं अगर रुओबिंग फर्स्ट पोजीशन पर आ जाती है तो रुओबिंग को स्वॉर्डमैनशिप वाले टावर में जाने का मौका मिलेगा। और रुओबिंग एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर नहीं है, जिसके कारण वह हमारे जो स्वॉर्डमैनशिप वाली विरासत वो नहीं पा पाएगी। पैट्रियाच यही सब सोच रहे होते हैं। फिर हमें रेफरी को दिखाया जाता है। जो रेफरी होता है फिर से एरिना में एंटर करता है और रुओबिंग को विनर घोषित कर देता है। वहां पर जो रेफरी होता है वो नेक्स्ट फाइट को अनाउंस करता है। जो नेक्स्ट फाइट होने वाली थी वह नीफेंग और रुओबिंग के बीच में होने वाली थी। रेफरी दोनों को एरिना में बुलाता है, बट वहां पर जो रुओबिंग होती है वो हार मान लेती है और कहती है मैं हार मानती हूँ, मैं नीफेंग से फाइट नहीं करूंगी। और यह बात बोलकर वो एरिना से बाहर फिर से नीफेंग के पास आ जाती है और वह नीफेंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहती है नीफेंग
तुम एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर हो और तुम्हें हाउतियान सेट की वो जो स्वॉर्डमैनशिप का टावर में तुम्हें ही जाने का मौका मिलना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पर मतलब तुमसे फाइट करती हूँ तो फालतू में अगर मैं हार भी जाती हूँ या जीत भी जाती हूँ तो मेरे लिए कोई भी तुक नहीं बनता है, क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर नहीं हूँ और मैं उस टावर में एंटर करके भी क्या पाऊंगी। वहां पर नीफेंग तुरंत रुओबिंग को धन्यवाद बोलता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर रेफरी आगे बढ़ता है और कहता है तो ठीक है, रुओबिंग हार मान चुकी है तो नीफेंग को फाइट का विनर घोषित कर दिया जाता है। अब केवल एक ही बंदा बचा है जो फाइट कर सकता है और उसका नाम गाइस ये भी हाउ फैमिली से होता है। वह उस बंदे से पूछता है क्या तुम नीफेंग या रुओबिंग को टक्कर देना चाहते हो, बट वह बंदा नीफेंग की पावर देखकर और रुओबिंग की पावर देखकर पहले डर चुका है तो इसलिए वह हार मान जाता है। वहां पर जो रेफरी होता है वह कहता है तो ठीक है, इस फाइट मतलब ये पूरी कंपटीशन का फर्स्ट विनर है नीफेंग, सेकंड विनर है रुओबिंग, थर्ड विनर है सीनियर जूही और फोर्थ विनर हाउ वी ऐसे कुछ उस लड़के का नाम होता है जो नहीं लास्ट में बचा था। शायद उसकी किस्मत सही थी कि वो फोर्थ पोजीशन पा गया। उसके बाद वहां पर रेफरी विनर का अनाउंसमेंट कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सेट पे पैट्रियार्च होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं इस कंपटीशन का रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट फाइट अगले साल होगी और जो भी विनर है ना उनको जो भी प्रॉमिस किया गया था कि उन्हें ये रिवार्ड मिलेंगे उन्हें वो रिवार्ड दिया जाएगा। फर्स्ट पोजीशन वाले बंदे को हाउतियान सेट का जो स्वॉर्डमैनशिप वाला टावर ने उसमें भेजा जाएगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है नीफेंग और मेडिसिन किंग को दिखाया जाता है, यानी नीफेंग के मास्टर को, जो नीफेंग को वह लेकर हाउतियान सेट के स्वॉर्डमैनशिप वाले टावर के पास आए होते हैं और कहते हैं नीफेंग हाउतियान सेट का जो स्वॉर्डमैनशिप वाला टावर है ये हाउतियान सेट की सबसे बड़ी विरासत है। इसके अंदर जो स्वॉर्डमैनशिप वाली टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये पूरी हाउतियान सेट की सबसे ज़्यादा सीक्रेट और सबसे ज़्यादा डेंजर मार्शल आर्ट टेक्निक है। इस मार्शल आर्ट टेक्निक को आज तक केवल हाउतियान सेट के पैट्रियार्च ही जानते थे। मतलब गाइस हाउतियान सेट का वो जो स्वॉर्डमैनशिप वाला टेक्निक नहीं है वह 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अभी तक जितने भी नॉर्मल बंदे हुए हैं, जितने भी बंदे इस टावर में गए हैं वह केवल 2 ही पार्ट को जानते हैं। केवल हमारे सेट के फाउंडर पैट्रियार्च हाउतियान ही इस पूरे स्वॉर्डमैनशिप के बारे में जानते थे और आज तक उनके अलावा इतना कैपेबल कोई भी नहीं हुआ है जो इस स्वॉर्ड टेक्निक को पा पाया है। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ ना, अंदर काफी बड़े बड़े खतरे हैं। अंदर जो भी तुम्हारा मतलब जो भी जिन बंदों से भी तुम्हारा फाइट होगा वो बंदे तुमसे 2 लेवल या 3 लेवल ऊपर होंगे, तो बढ़िया से फाइट करना। अगर तुम अपने आप को पूरा पुश मत करना, अगर घायल हो जाते हो तो चुपचाप बाहर निकल जाना। वहाँ पर नीफेंग कहता है ठीक है मास्टर आप चिंता मत करिए। उसके बाद जो नीफेंग होता है वह टावर के अंदर जाने लगता है और मन ही मन सोचता है मैं पिछले लाइफ में भी ना इस हाउतियान टावर में गया था, बट मैं भी वहाँ पर केवल 2 ही टावर में जा ही पाया था क्योंकि मैं उस टाइम उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था और ना ही मेरे पास हाई लेवल की सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक थी। बट ऐसी बात नहीं है कि हाउतियान स्वॉर्डमैनशिप वाली टेक्निक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैंने इससे भी कई ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक सीखी थी, बट पिछले जन्म में मैंने केवल 2 ही पार्ट सीखा था, बट मैंने इसके 4 लेयर बना दिए थे। मतलब 2 पार्ट सीखा था और दो खुद से डेवलप किया था और वो दोनों डेवलप पार्ट यानी नीफेंग ने इसके 4 चैप्टर बना दिए थे और 4 चैप्टर्स इस पूरे हाउतियान जो स्वॉर्डमैनशिप ये नहीं बोल रहे हैं उनसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी। बट मैं इस बार हाउतियान स्वॉर्डमैनशिप को पूरा हासिल करूंगा और फिर अपने 2 डेवलप चैप्टर के साथ इसे मिक्स करूंगा। फिर ये हाउतियान स्वॉर्डमैनशिप मेरी पिछले जन्म वाली टेक्निक से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। फिर मैं इस पूरे हाउतियान सेट में सबसे ज़्यादा खतरनाक बन जाऊंगा। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है, नीफेंग को दिखाया जाता है। नीफेंग जैसे ही फर्स्ट टावर में एंटर करता है वहाँ पर तुरंत एक मूर्ति आ जाती है। नीफेंग उस मूर्ति के साथ फाइट करने लगता है। उस मूर्ति की कल्टिवेशन एकदम नीफेंग के बराबर थी, इसी कारण नीफेंग उसे बहुत ही आसानी से एक ही झटके में मतलब गया था 1 मिनट के अंदर ही उस मूर्ति को पूरा खत्म कर देता है। उसके बाद तुरंत वहां पर हाउतियान स्वॉर्डमैनशिप का फर्स्ट चैप्टर प्रकट हो जाता है। नीफेंग उस चैप्टर को देखता है और कहता फाइनली हाउतियान स्वॉर्डमैनशिप की जो फर्स्ट चैप्टर वो मुझे मिल चुका है और केवल अब मुझे बाकी के 2 ही चैप्टर मुझे हासिल करने हैं। उसके बाद जो नीफेंग होता है वह फर्स्ट फ्लोर के टेलीपोर्टर पर जाता है और वहाँ टेलीपोर्टर को एक्टिवेट कर देता है। टेलीपोर्टर नीफेंग को लेकर सीधे हाउतियान स्वॉर्डमैनशिप वाले टावर के 2nd फ्लोर पर लेकर चला जाता है। जो नीफेंग होता है वह तुरंत 2nd टावर पर पहुंचकर इधर उधर देखता है और अचानक से नीफेंग के सामने फिर से एक मूर्ति आ जाती है। इसकी कल्टिवेशन नीफेंग से 1 लेवल ज़्यादा थी। वहाँ पर नीफेंग पर वो तुरंत मूर्ति अटैक कर देती है। वहाँ
पर नीफेंग भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे उस मूर्ति के साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पर देखिए लाल लाल बरा वही दोनों की फाइट है। नीफेंग फाइनल स्लैश उस मूर्ति पर लगाता है, तुरंत वहीं पर मूर्ति डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद नीफेंग कहता है चलो सेकंड फ्लोर वाला मूर्ति को मैंने क्लियर कर दिया। बट अचानक से वहां पर एक और मूर्ति आ जाती है और यह मूर्ति पिछले वाली मूर्ति से भी ज्यादा पावरफुल थी। वह मूर्ति तुरंत नीफेंग पर अटैक करती है, बट नीफेंग उस पर एक काफी खतरनाक स्लैश लगाता है। 2-3 स्लैश लगातार लगाता है और उससे भी एक ही झटके में उस मूर्ति को भी खत्म कर देता है। वहां पर वह मूर्ति तुरंत वहीं पर गायब हो जाती है। नीफेंग मनी मन सोचता है मैंने इस हाउतियन टावर के सेकंड फ्लोर को भी क्लियर कर लिया। और तभी वहां पर हाउतियन स्वॉर्डमैनशिप का जो सेकंड चैप्टर होता है वो भी नीफेंग के सामने प्रकट हो जाता है। नीफेंग तुरंत उसे भी अपने पास रख लेता है। वहां पर जो नीफेंग होता है वो मनी मन सोचता है अब केवल इस हाउतियन टावर का 3rd फ्लोर बचा है। 3rd फ्लोर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नीफेंग तुरंत टेलीपोर्टर पर जाता है और वो जो टेलीपोर्टर होता है वह नीफेंग को 3rd फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देता है। नीफेंग के सामने तभी एक काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रांग मूर्ति आ जाती है। वह मूर्ति तुरंत नीफेंग पर अटैक करती है। नीफेंग भी उस मूर्ति से फाइट करने लगता है। वह मूर्ति काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। वहां पर नीफेंग उस पर एक अटैक लगाता है, लेकिन वह मूर्ति कलैया खाकर तुरंत खड़ी हो जाती है और वह नीफेंग पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। बट वहां पर जो नीफेंग होता है वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस मूर्ति को जैसे कलैया खाते बीच से ही काट देता है। वहां पर वो मूर्ति तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहां पर जो नीफेंग होता है वह कहता है चलो 1-2 मूर्ति और ही बची होगी, अब मुझे 1-2 मूर्तियों को और हराना, फिर मैं 3rd लेवल को भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन नीफेंग ने जिस मूर्ति को मारा था ना वो अचानक से हील हो जाती है। नीफेंग आगे जा रहा होता है बट अचानक से उसे फील हो जाता है। नीफेंग कहता है अब ये मूर्ति तो फिर से जिंदा हो चुकी है। नीफेंग तुरंत पहले साइड हटता है। वह मूर्ति तुरंत नीफेंग पर अटैक करती है, बट वहां पर जो नीफेंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे उस मूर्ति के साथ फाइट करने लगता है। नीफेंग और उस मूर्ति के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल होने लगती है। वहां पर जो नीफेंग होता है वो तुरंत अपनी फायर पावर का यूज करते हुए एक स्लैश काफी खतरनाक सीधे उस मूर्ति पर दे मारता है। वह मूर्ति तुरंत नीफेंग के स्वॉर्ड के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, बट अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वह मूर्ति वहीं पर तुरंत आधी कट जाती है और तुरंत वह जो मूर्ति होती है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहां पर नीफेंग को होता है सच में यह मूर्ति तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसको मारने के लिए मैंने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी खत्म कर दिया है। वहां पर नीफेंग 3rd मतलब वो हाउतियन सेट के वो 3rd चैप्टर का वेट कर रहा था, बट अचानक से वहां पर एक टेलीपोर्टर खुलता है और उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है। वह बंदा काफी ज्यादा बूढ़ा था और गाइस ये जो बंदा बाहर निकला था ना वह केवल आत्मा का टुकड़ा था। गाइस ये जो बंदा था ना वो पैट्रियाच हाउटियन थे, यानी हाउटियन सेट के फाउंडर। वहां पर नीफेंग तुरंत इस बंदे को देखता और कहता है इस बंदे को तो मैंने कहीं देखा है। तभी नीफेंग को याद आता है अरे इनका तो सेक्ट में बहुत ही बड़ा मूर्ति है। नीफेंग तुरंत पैट्रियाच हाउटियन को ग्रीट करता और कहता पैट्रियाच हाउटियन मैं नीफेंग हूँ और मैं हाउटियन सेट के मेडिसिन पिक का डिसाइपल हूँ। वहां पर जो पैट्रियाच हाउटियन होते हैं वह नीफेंग को देखते हैं और कहते हैं तुम तो हाउ फैमिली के नहीं हो। गाइस ये पैट्रियाच जो भी थे वो भी हाउ फैमिली से ही थे, मतलब वो जो सेट के पैट्रियाच नहीं है वो भी हाउ फैमिली से। वहां पर नीफेंग मनी मन सोचता है ये पैट्रियाच तो काफी ज्यादा मुझे पावरफुल लगता है, इसने मुझे देखते ही बता दिया कि मैं इसकी हाउ फैमिली से नहीं हूँ। ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, केवल आत्मा का टुकड़ा ही है बट ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। वहां पर नीफेंग बोलता हाँ मैं हाउ फैमिली से नहीं हूँ, मैं भी हाउतियन सेट का ही एक डायरेक्ट डिसाइपल हूँ और मैं मेडिसिन पीक नहीं है मेडिसिन किंग है उनका डिसाइपल हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हाउटियन सेट का वो स्वॉर्डमैनशिप वाला जो टेक्निक नहीं था उसका 3rd पार्ट दे दे। वहां पर वो जो पैट्रियाच होते हैं वह कहते नहीं तुम हाउतियन स्वॉर्डमैनशिप का पूरा पार्ट लेने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। वैसे चलो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दे देता हूँ, तुम आज यहीं पर मरोगे। तुम्हारे मरने का कारण यह है कि अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम जाकर बाहर बता दोगे कि हाउतियन टावर जो है ना उसमें जो लास्ट चैप्टर है यानी 3rd चैप्टर उसे केवल हाउ फैमिली वाले बंदों को मिलेगा। और सेक्ट में जो कंपटीशन नहीं होता है ये टैलेंट टेस्ट वाला कंपटीशन जिसमें जो भी बंदा जीतेगा उस टावर में आने का मौका मिलेगा और उसमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा और लोगों को ये लालच नहीं रहेगा कि उसे हाउटियन सेक्ट में मतलब हाउटियन सेक्ट में ज्वाइन होना है और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके हाउटियन टावर में जाना, फिर उनकी सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक को लेना है।
और मेरी इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी, इसलिए तुम्हें नीफेंग मरना होगा। वहाँ पर नीफेंग बोलता है, अबे बुड्ढे तू सटिया उटिया गया है क्या? तुझे सच में लगता है कि तेरी इतनी औकात है कि तू मुझे मार सकता है? तू एक बात नहीं जानता, तेरे जो हाउटिया ने छोटी मोटी जो टेक्निक है ना, उससे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टेक्निक सीखी हुई है। अगर मैं अपने पीक पर होता तो यहीं पर तुझे मार और कर काट देता। यह बात सुनकर बुड्ढा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है, साले तूने मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर दी है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर नीफेंग बोलता है, साले बुड्ढे तू आखिर होता कौन है कि मेरे फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है कि मैं मरूंगा या जिंदा रहूंगा? चल, जो तूने मतलब ये इस हाउतियान टावर में जो तूने अपनी आत्मा छोड़ी है ना, आज मैं तेरी आत्मा को भी नष्ट कर दूंगा। ना ही रहेगी तेरी आत्मा और ना ही तू कभी हाउ फैमिली के किसी टैलेंटेड बंदे को अपनी हाउतियान सेट की स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक दे पाएगा। यह बात सुनकर वो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे नीफेंग पर काफ़ी खतरनाक अटैक कर देता है। तुरंत वहां पर नीफेंग काफी खतरनाक और पावरफुल टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है फायर टेम्परिंग स्काई, और नीफेंग की बॉडी पर एक अजीब सा ऑरा घूमने लगता है। नीफेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए सीधे पैट्रिया छाउटियान पर अटैक करता है। नीफेंग का अटैक पैट्रिया छाउटियान काफी आसानी से रोक लेते हैं। पैट्रिया छाउटियान तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे नीफेंग को पीछे ढकेल देते हैं और कहते हैं, तुमने तो इस समय जियांग सेट की सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया है, आखिर तुझे जियांग सेट की सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक कैसे आती है? वहां पर नीफेंग बोलता है, बुड्ढे मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। यह बात सुनकर पैट्रिया छाउटियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा, तू लगता है मेरे सेट में जासूस बनकर आया है। वहां पर नीफेंग बोलता है, तो ठीक है, अब मेरी पावर तू भी देखने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद वहां पर जो पैट्रिया छाउटियान होते हैं, पैट्रिया छाउटियान हंसते बोलते, तो ठीक है बच्चे, चल अपनी पावर दिखा और मैं भी दिखाता हूँ। वहां पर पैट्रिया तुरंत अपना ऑरा रिलीज करते हैं और वहां पर एक काफी खतरनाक अटैक सीधे नीफेंग पर करने लगते हैं। और नीफेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक जो हाथ का बना हुआ था वो सीधे नीफेंग को लगने वाला था, बट वहां पर नीफेंग होता है वो तुरंत काफी स्पीड के साथ उस हाथ के अटैक को डॉज कर जाता है और कहता है, तो ठीक है, अब मेरी पावर देखने के लिए तैयार हो जा। नीफेंग तुरंत आसमान में उठता है और तुरंत अपनी सन सेटिंग फायर टेक्निक का यूज करने लगता है और आसमान में एक काफी खतरनाक ऑरा घूमने लगता है। पूरा आसमान एकदम फार फार से होने लगता है। पैट्रिया छाउटियान भी नीफेंग की स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये बंदा भी ट्रांसेंडल लेवल के मिड पर ही है, पर फिर भी इतनी ज्यादा हाई लेवल की स्वॉर्ड टेक्निक को कैसे सीख सकता है? ये जो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रहा है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। यह मेरी रियल बॉडी नहीं है बल्कि मेरी आत्मा है। क्या मेरी आत्मा सच में इस पावर को झेल पाएगी या नहीं? पैट्रियन हाउटियान बोलते हैं, ये बंदा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे अपनी पावर का काफी ज्यादा खतरनाक यूज करना होगा। पैट्रिया हाउटियान एक काफी खतरनाक अटैक नीफेंग के अटैक से करते हैं, बट वहां पर नीफेंग भी तुरंत उसके पास जो जियांग मेल्टिंग हैंड और जियांग सेट की कुछ हाई लेवल की शॉर्ट टेक्निक नहीं होती है, उन सभी टेक्निक को कंबाइन कर एक काफी खतरनाक अटैक सीधे पैट्रिया हाउटियान पर कर देता है। पैट्रिया हाउटियान की जो आत्मा होती है वह नीफेंग के इस अटैक को झेल नहीं पाते और तुरंत जो नीफेंग होता है अपनी स्वॉर्ड से पैट्रिया हाउटियान के पूरे शरीर की आर पार कर देता है। पैट्रिया हाउटियान का असंभव, ये लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है? यह मेरी आत्मा थी पर फिर भी ये काफी ज्यादा पावरफुल थी। और इधर हमें दिखाया जाता है पैट्रिया हाउटियान की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। नीफेंग अपनी स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है और हमें नीफेंग की हालत दिखाई जाती है। नीफेंग काफी ज्यादा थक चुका होता है। नीफेंग कहता है, मैंने पैट्रिया हाउटियान को मारने के लिए, मतलब उनकी आत्मा, जो आत्मा का एक टुकड़ा नहीं था, उसको मारने के लिए काफी खतरनाक पावर का यूज कर दिया। जब मैंने वह स्वॉर्ड टेक्निक परफॉर्म किया था तो स्वॉर्ड टेक्निक ने मेरी बॉडी के अंदर से बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी को चूस लिया है। अब मुझे जल्दी से जल्दी रिकवर करना होगा। वहां पर जो नीफेंग होता है वो तुरंत कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठकर अपनी पावर को रिकवर करने लगता है। वहां पर नीफेंग मन ही मन सोचता है, ये पैट्रिया हाउटियान सच में साला बहुत ही ज्यादा हरामी था। वो अपने केवल हाउ फैमिली के बंदों को ही अपनी विरासत सौंपना चाहता था। मैंने पिछले जन्म में भी ट्राई किया था बट मैं तीसरे फ्लोर के टेस्ट को पास नहीं कर पाया था, बट मुझे आज पता चला कि तीसरे फ्लोर पर हाउटियान मतलब पैट्रिया हाउटियान भी इतना ज्यादा हरामी है। हाउ फैमिली वाले तो हैं ही हरामी, और गाइस हाउ फैमिली वाले ही ना, मतलब इस पूरे हाउटियान सेट पर उन्हीं का कब्जा है। मतलब यहाँ का जो पैट्रिया है ना
वो भी हाउ फैमिली से है। यहाँ पर नीफेंग मन ही मन सोचता है यहाँ पर पैट्रिया छाउटियन की आत्मा थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पैट्रिया छाउटियन अभी भी जिंदा हो? पैट्रिया छाउटियन अगर जिंदा होगा तो वो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर होगा। वह लगभग 2000 सालों से जिंदा है। उसकी कल्टीवेशन मार्शल किंग से भी ऊपर जा चुकी होगी। बट मैं एक बात से तो कंफर्म हूँ, जो पैट्रिया छाउटियन है वह इस टाइम हाउटियन सेक्ट में नहीं है, बल्कि वह पता नहीं मतलब वो कहीं बहुत ही ज्यादा दूर है। इसीलिए यहाँ पर उसने अपनी विरासत के रूप में अपनी आत्मा को छोड़ी थी। बट ऐसा हो सकता है कि जब मैंने उसकी आत्मा को नष्ट किया तो उसे सारी चीजें पता चल गई होंगी। बट ऐसा लगता है कि पैट्रिया छाउटियन बहुत ही ज्यादा दूर है और उसे आने में भी मतलब बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो मुझे जल्दी से जल्दी पावरफुल होना होगा इस बंदे का सामना करने के लिए। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है हाउटियन टावर के बाहर। हाउटियन टावर के बाहर बहुत सारे कल्टिवेटर्स नीफेंग के आने का इंतजार ही कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। सच में तुम्हें क्या लगता है कि नीफेंग हाउटियन टावर में जो हाउटियन स्वॉर्डमैनशिप है उसका कंप्लीट वर्जन पा पाएगा? तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है जो नीफेंग होता है वो हाउटियन टावर से बाहर निकलता है। नीफेंग बहुत ही ज्यादा घायल होता है। गाइस, नीफेंग ने जब पैट्रिया छाउटियन पर अटैक किया था ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा उसे बड़ी इंजरीज हुई थी। उसने अपनी पावर को तो रिकवर कर लिया था, बट उसके पास अभी भी इंटरनल इंजरीज थी। वहां पर तुरंत नीफेंग के जो मास्टर होते हैं वह नीफेंग के पास आते और कहते हैं नीफेंग तुम ठीक तो हो? वहां पर नीफेंग बोलता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस हाउटियन टावर का जो 3rd लेवल है उसे पार नहीं कर पाया। 3rd लेवल पर काफी बड़ी बड़ी मुसीबतें थी, मैं उनका सामना नहीं कर पाया, फाइनली घायल हो गया। मास्टर मेडिसिन किंग बोलते हैं नीफेंग हाउटियन टावर काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, हर कोई बंदा उसको क्लियर नहीं कर पाता। तो इस बात पर इस बात की कोई ग्लानी उलानी मत रखो, तुम काफी ज्यादा घायल हो, चलो मेडिसिन पीक पर चलो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। उसके बाद जो मास्टर मेडिसिन किंग होते हैं वह नीफेंग को वहां से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और सेट के पैट्रियार्च की तरफ दिखाया जाता है। सेट के जो पैट्रियार्च होती हैं वो मीटिंग में बैठे होते हैं। तभी उनके पास एक गार्ड आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है पैट्रियार्च बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो नीफेंग है ना वो हाउटियन टावर के 3rd टेस्ट को पास नहीं कर पाया। पैट्रियार्च यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं उस नीफेंग को क्या लगा था कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वो अपने आप को 30 मार खान समझता है कि वो हर एक चीज कर सकता है। मुझे भी ऐसा बहम हो गया था कि उस बंदे के पास बहुत ही बड़ा टैलेंट है और वह सच में हाउटियन टावर को क्लियर करके उसमें हाउटियन स्वॉर्डमैनशिप का कंप्लीट वर्जन पा सकता है। अगर ऐसा हो जाता तो हाउ फैमिली के पैट्रियार्च यानी हाउटियन के बाद ऐसा वही बंदा बन जाता। तभी वहां पर जो एक रेफरी नहीं होता है गाइस, वो भी एक हाउ फैमिली का मेंबर था और वो भी हाउटियन सेक्ट में एक एल्डर था। वो बोलता है पैट्रियार्च ये नीफेंग तो काफी ज्यादा छोटा मोटा बंदा है, इस पर फालतू में ध्यान देना बंद कीजिए। ये जो नीफेंग है ना वो मुझे लगा था कि यह हाउटियन टावर को क्लियर नहीं कर पाएगा। आपका जो बेटा हाउलियांग है जो इस समय सैकुलेशन में है, गाइस नीफेंग ने नहीं कहा था, एक हाउटियन सेक्ट में बहुत ही बड़ा जीनियस बंदा है जिसने 16 साल की उम्र में ही ट्रांसेंडेंटल लेवल तक पहुंच गया था और वो सैकुलेशन में चला गया था। और वह जब बाहर निकलेगा तो शायद पहले ही से ही वह ट्रू मार्शल आर्ट के रियलम तक पहुंच जाएगा। उसी के बारे में ये लोग बातें कर रहे होते हैं। केवल हाउलियांग ही इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वह हाउटियन स्वॉर्डमैनशिप को पूरा सीख सकता है। वैसे पैट्रियार्च अगर नीफेंग एक कंडीशन मान लीजिए कि नीफेंग ने हाउटियन टावर को क्लियर कर लिया होता है तो आप नीफेंग के साथ क्या करते? सेक्ट पैट्रियार्च बोलते हैं ये जो हाउटियन सेक्ट की स्वॉर्डमैनशिप है वो हमारी फैमिली की विरासत है, जो भी दूसरा बंदा इसे पाएगा हम उसे जान से मार देते। मतलब पैट्रियार्च हाउटियन का कहने का यह मतलब था कि अगर नीफेंग उस स्वॉर्डमैनशिप को कंप्लीट पा जाता तो नीफेंग की खैर नहीं, वह नीफेंग को जान से भी मरवा देते। उसके बाद गाइस हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर नीफेंग ठीक हो चुका था और वह स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो नीफेंग होता है वह मन ही मन सोचता है जो मास्टर मेडिसिन किंग है उन्होंने सच में काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा प्रीशियस मेडिसिन का यूज करते हुए मेरी पूरी बॉडी को हील कर दिया। इतनी ज्यादा प्रीशियस मेडिसिन बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। उसके बाद जो नीफेंग होता है मन ही मन सोचता है हाउटियन सेक्ट में जो क्राइसिस आने वाली है। गाइस इस क्राइसिस के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। दरअसल इस सेट का सबसे ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस बंदा हाउलियांग को माना जाता है और नीफेंग जैसे ही वो ट्रू मास्टर आर्ट रियलम तक पहुंचेगा और हाउलियांग को हराएगा ना, ये जो सेट का पैट्रियार्च है
वह नीफेंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा क्योंकि हाओलियांग जो सेट का पैट्रियार्च है उसका बेटा है। सेट का पैट्रियार्च केवल यही मानता था कि उसका बेटा ही सबसे ज्यादा ग्रेट हो, बट नीफेंग जैसे उसे हराएगा उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटे पाटेगा और उसकी सारी जीनियस गिरी झाड़ेगा ना, तब वहां पर सेट का पैट्रियार्च नीफेंग पर बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाकर नीफेंग को मारने का ऑर्डर दे देगा। नीफेंग को एक जासूस घोषित कर देगा और वहीं पर होगा हाउटियान सेट वाला क्राइसिस की शुरुआत है। ये जो मैंने आपको कहानी बताई है ना, यह नीफेंग के पिछले जन्म में हुआ था, जब नीफेंग ने ना जो नहीं हाउटियान सेट का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा हाओलियांग था उसको हराया था, तो यही सब हुआ था। और इसी में जो मेडिसिन पीक के मास्टर ने यह मेडिसिन किंग वो भी मारे जाते हैं, साथ ही साथ रुओ बिंग भी मारी जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पर कहानी बता दिया, इसके बारे में डिटेल में हमें आगे पता चलेगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर नीफेंग कल्टीवेशन कर रहा होता है। साथ ही साथ नीफेंग ने हाउटियान स्वॉर्डमैनशिप के दोनों चैप्टर को काफी बढ़िया से सीख लिया होता है और इस टाइम नीफेंग की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और फाइनली जो नीफेंग होता है वो अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लेता है। नीफेंग बोलता है फाइनली मैं ट्रांसेंडेंटल लेवल के एकदम पीक पर पहुंच चुका हूँ। वहां पर नीफेंग तुरंत एक टेक्निक को परफॉर्म करता है, तुरंत अपनी कल्टीवेशन को हाइड कर लेता है। वहां पर नीफेंग बोलता है मैंने अपनी कल्टीवेशन को एक सील टेक्निक की मदद से हाइड कर लिया है। अब मेरी कल्टीवेशन को ना ही मेरे मास्टर मेडिसिन किंग और ना ही रुओ बिंग देख पाएंगे। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि नीफेंग अपनी कल्टीवेशन हाइड क्यों कर रहा है, तो आपको पता है जो सेट का पैट्रियार्च है को इस सेक्ट में हाउ फैमिली से ज्यादा टैलेंटेड होगा। नीफेंग अपनी कल्टीवेशन को दिखाता फिरेगा तो उस पर हाउटियन क्राइसिस जो बहुत समय बाद आने वाली हैं वो इधर ही आ जाएंगी। वहीं पर नीफेंग बैठकर यही सारी बातें सोच रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज दरअसल एक फोनिक्स क्राई होती है। वहां पर नीफेंग बोलता है ये तो फोनिक्स क्राई है। उसके बाद जो नीफेंग होता है उसे अपने पिछले जन्म की एक घटना याद आने लगती है कि इसी टाइप पर फोनिक्स क्राई हुई थी। मतलब एक जगह था जो हाउटियन सेक्ट के कुछ माइल्स दूर पर था, वहां पर फोनिक्स ब्लड का एसेंस दिखाई दिया था। गैस आप लोग यहाँ पर सीधा समझ सकते हैं कि जो जगह था ना वहां पर कोई फोनिक्स मरा होगा, और फोनिक्स मरा होगा ना तो उसका जो ब्लड का टुकड़ा होगा वही ब्लड का टुकड़ा वहीं पर दिखाई दिया था। और जब ब्लड का टुकड़ा दिखाई दिया था ना तो उसी को फोनिक्स क्राई कहा जाता है, क्योंकि ये एक लोअर रियलम है और यहाँ पर ये जो डिवाइन फोनिक्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनका एक ब्लड का टुकड़ा भी ना एक कल्टीवेटर को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। वहां पर नीफेंग बोलता है मुझे किसी भी हालत में इस फोनिक्स का ब्लड एसेंस हासिल करना होगा। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता हूँ तो पक्का ही मैं ट्रांसेंडेंटल लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट हो जाऊंगा। वहां पर नीफेंग मन ही मन सोचता है पिछले जन्म में जब मैंने फोनिक्स ब्लड प्राप्त किया था तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ फोनिक्स ब्लड के अलावा एक फोनिक्स जेड भी होता है। अगर मैं फोनिक्स जेड को पाने में कामयाब हो जाता हूँ तो फोनिक्स जेड मेरी कल्टीवेशन को बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ाएगी ही और मेरे ट्रू यंग बॉडी को, साथ ही साथ मेरे पास जो फायर एट्रीब्यूट वाली मार्शल आर्ट टेक्निक भी है ना उसकी क्वालिटी को भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। वहां पर नीफेंग मन ही मन सोचता है ये जो फोनिक्स क्राई हुई है उस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर होगा। नीफेंग मन ही मन सोचने लगता है अगर मैं इस बार किसी भी हालत में फोनिक्स ब्लड एसेंस को हासिल कर लेता हूँ, साथ ही साथ एक भारी मात्रा में फोनिक्स फ्लेम जेड को भी हासिल कर लेता हूँ तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं जो हाउटियन स्वॉर्डमैनशिप के 4 लेवल को पिछले जन्म में बनाया था उसकी तरफ मैं काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ूंगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर नीफेंग को कोई बाहर से बुलाता और कहता है नीफेंग मास्टर मेडिसिन किंग तुम्हें बुला रहे हैं। वहाँ पर नीफेंग बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर मास्टर मेडिसिन किंग नीफेंग रुओ बिंग और जितने भी हाउटियन सेक्ट में पीक होते हैं ना उनके सभी एल्डर्स अपने सबसे ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल को लेकर पैट्रियार्च के सामने आ चुके होते हैं। वहां पर जो सेक्ट के पैट्रियार्च होते हैं वो सभी से कहते हैं दरअसल मैंने तुम सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि मैं तुम लोग को फोनिक्स क्राई के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल हाउटियन सेक्ट से दूर मतलब 4-5 सेक्ट ने मिलकर फोनिक्स क्राई एक माउंटेन को ढूंढा है। उस माउंटेन में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोनिक्स का ना ब्लड एसेंस है, तुम लोग को अपनी पूरी जान लगा देनी है। अगर तुम उस ब्लड एसेंस को पा जाते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन सच में बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ेगी।
बट एक बात ध्यान रखना, ये जो फोनिक्स ब्लड है ना वो काफी ज्यादा रेयर है और उसको पाने के लिए हर एक सेक्ट अपने सबसे ज्यादा ट्रू जीनियस को भेजेंगे। तो तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस बार तुम लोग को दिखा देना है कि हाउटियन सेक्ट उन सभी सेक्ट से पीछे नहीं है, बल्कि उसके पास अभी भी पावर है। फोनिक्स माउंटेन क्राई के अंदर काफी ज्यादा रेयर ट्रीजर है और इसे कुछ सेक्ट ने मिलकर ढूंढा है। तो तुम लोग को एकदम बढ़िया प्रदर्शन करना है। उसके बाद जो पैट्रियाच होता है सभी को मोटिवेट करता है और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर पैट्रिया सभी को लेकर फोनिक्स क्राई माउंटेन की तरफ जा रहा होता है। और वहां पर जो मेडिसिन किंग होते हैं वह नीफेंग को बताते हैं, नीफेंग जो फोनिक्स ब्लड एसेंस है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है और यह तुम्हारे प्योर यांग बॉडी के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। अगर तुम इसे पाने में सक्षम हो जाते हो तो सच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फायर फोनिक्स एक डिवाइन बर्ड है। डिवाइन बर्ड होने के कारण उसका जो ब्लड एसेंस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम उसे एब्जॉर्व कर लेते हो ना तो सच में तुम्हारे जो ट्रू यांग बॉडी है ना उसकी फिजिक काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बट एक बात ध्यान रखना नीफेंग, जब तुम उस माउंटेन के अंदर एंटर करोगे तो आसपास की ग्रेविटी काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि हम भी ना उस माउंटेन में उड़ नहीं सकते, सभी कल्टिवेटर को नीचे ही चलना होगा। और जो भी कल्टिवेटर वीक होता है वहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा भयानक होती है कि वह ग्रेविटी के सामना ही नहीं कर पाता और वह जमीन पर मतलब वह चल भी नहीं पाएगा, वो इतना ज्यादा डेंजर वहां पर ग्रेविटी है। तो तुम लोग को एक दूसरे का एकदम सहयोग करना होगा। फिर वहां पर मास्टर बताते हैं दरअसल अंदर एक और भी ट्रेजर है जिसे फ्लेम जेड कहते हैं। फ्लेम जेड एकदम युआंगलिंग वेन की तरह है, उसे भी अगर तुम लोग एब्जॉर्व करोगे ना तो तुम्हारी पावर बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ेगी। इसकी जो क्वालिटी होती है फ्लेम जेट की ना युआंगलिंग वेन से कई ज़्यादा पावरफुल होती है। उसके बाद जो मेडिसिन किंग होते हैं वह कहते हैं हम फोनिक्स क्राई माउंटेन पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो लोग तुरंत ज़मीन पर एंटर करते हैं, मतलब ज़मीन पर उतरते हैं। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे सेट के एल्डर प्रेजेंट थे। वहाँ पर वो सारे सेट के एल्डर हाउतियन सेट के पैट्रिया साथ ही साथ मेडिसिन को की ग्रीट करते हैं। वहाँ पर एक हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो होता है तियानियन सेक्ट से। वहाँ पर जो मेडिसिन किंग होते हैं वह तियानियन सेट के एल्डर को ग्रीट करते हैं। वहाँ पर जितने भी एल्डर बोलते हैं अरे आप लोग तो लेट हो गए, हमारे सेट के पहले ट्रू जीनियस या जो पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं वो पहले ही अंदर जा चुके हैं, तो आप लोग अपने भी डिसाइपल को अंदर भेजिए। तभी वहाँ पर जो मेडिसिन किंग होते हैं वह नीफेंग, रुओबिंग और सभी वहाँ पर जितने भी हाउतियन सेट के डिसाइपल होते हैं ना उन सभी को इन सभी एल्डर का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मास्टर मेडिसिन किंग नीफेंग से कहते हैं नीफेंग तुम लोग को जल्दी करना होगा। वहाँ पर जो नीफेंग होता है वो सभी एल्डर साथ ही साथ हाउटियन सेट के पैट्रियाज को ग्रीट करता और कहता है ठीक है हम अभी निकलते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक सेट के पैट्रियाज को दिखाया जाता है जो होता है जियांग सेट का सेक्ट पैट्रियाच। जियांग सेट का सेक्ट पैट्रियाच नीफेंग को बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से देख रहा होता है। जो नीफेंग होता है वो भी जियांग सेट के सेक्ट पैट्रियाच को देखता है। गाइस नीफेंग ने जियांग सेट की बहुत सारी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी हुई है। नीफेंग ने जियांग सेट की सारी मार्शल आर्ट टेक्निक इसी एल्डर से सीखी हुई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मास्टर मेडिसिन किंग होते हैं वह नीफेंग को थोड़ा मोटिवेट करते हैं और रास्ता उसका एकदम बता देते हैं। उसके बाद जो नीफेंग होता है वहां से जाने लगता है और वह जियांग सेट के एल्डर के पास से ही गुजरता है। जियांग सेट का जो एल्डर होता है वह तुरंत नीफेंग की बॉडी की ऑरा को महसूस कर लेता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास तो ट्रू यांग बॉडी है। ट्रू यांग बॉडी बहुत ही ज्यादा रेयर है, मुझे कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा है क्या सच है कि मतलब वो बोल भी नहीं पा रहा होता है। और गाइस जो नीफेंग होता है वह मन ही मन चाहते सोचने लगता है इसी एल्डर यानी जियांग सेट के पैट्रियाच ने पिछले जन्म में मुझे जियांग सेट की सारी सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई थी, बट ये बंदा मैं सोचता था बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं इसको अपना टीचर मानने लगा था। बट मुझे लास्ट में पता चला इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा इंटेंशन था। दरअसल गाइस ये बंदा नीफेंग की बॉडी पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था और पता नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा कर रहा था, इसीलिए ना नीफेंग और इसके बीच में फाइट भी हुई थी पिछले जन्म में। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो नीफेंग होता है वो अंदर जाने लगता है। अंदर हमें दिखाया जाता है हाउटियन सेट के सारे बंदे आगे बढ़े होते हैं बट अंदर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, कोई भी बंदा चल भी नहीं पा रहा होता है।
यहाँ तक कि जो रुओ बिंग होती है ना, वो भी सही से नहीं चल पा रही होती है। नीफेंग पीछे देता है। हाउतियान सेट के सही बंदे मतलब कुछ बंदे तो पहले गिर चुके होते हैं। रुओ बिंग एकदम हाँफ रही होती है। वहां पर नीफेंग रुओ बिंग से बोलता है, रुओ बिंग तुम ठीक हो ना? वहां पर रुओ बिंग बोलती है, नीफेंग तुम मेरा इंतजार मत करो, तुम गुफा की तरफ आगे बढ़ो। पहले बहुत सारे सेट के बंदे पहुंच चुके होंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से लेट हो जाओ। मैं तुम्हारी फिजिक को जान रही हूँ, तुम बहुत ही आसानी से बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो आगे बढ़ो, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ तुम्हारे पीछे, तुम पहले जाओ और जो ब्लड एसेंस है उसे पाने की कोशिश करो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमें नीफेंग को दिखाया जाता है। नीफेंग एक जगह पर आया होता है जहाँ पर एक लड़की उसके सामने खड़ी होती है और वो आसमान को देख रही होती है। नीफेंग उस लड़की को देखता और कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो युआन है। गाइस, युआन के बारे में हमें बताया जाता है। नीफेंग की लाइफ में मतलब नीफेंग की पिछली लाइफ में दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़कियां थी। नीफेंग का जो पहला लव था वो रुओ बिंग थी। गाइस, ये है रुओ बिंग। और नीफेंग का जो सेकंड लव मतलब आप सेकंड बोल सकते हैं, वो थी युआन। गाइस, हमें युआन के बारे में बताया जाता है। पिछली लाइफ में जो नीफेंग था उस पर जब हाउतियान क्राइसिस आई थी और हाउतियान के सेक्ट एल्डर ने उसे जान से मारने का ऑर्डर दे दिया था, उस टाइम गाइस मेडिसिन किंग साथ ही साथ रुओ बिंग को भी हाउतियान सेक्ट वालों ने जान से मार दिया था। वहां पर नीफेंग उन सबसे बदला लेने के लिए अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है। बट वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वहीं पर तभी नीफेंग को एक लड़की बचाने के लिए आई होती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि युआन होती है। युआन ने जियांग सेट के कल्टीवेटर के साथ मिलकर नीफेंग को जान से मचा लिया। फिर निवा नीफेंग को लेकर जियांग सेक्ट में चली जाती है। जियांग सेक्ट के एल्डर देखते हैं कि नीफेंग के पास ट्रू यांग बॉडी है, इसलिए वह नीफेंग की शादी युआन के साथ करवा देते हैं। बट नीफेंग रुओ बिंग के मर जाने के बाद भी वह रुओ बिंग की यादों में रहता था। मतलब वह युआन को उतना ज्यादा पसंद नहीं करता था। उनके बीच में शादी तो हुई थी बट वो वाला रिलेशन नहीं था। बट वहां पर जो युआन थी वो हमेशा नीफेंग का सपोर्ट करती थी। उसने नीफेंग को मतलब कभी भी कुछ टोका नहीं और बहुत सारे रिसोर्सेज भी ला कर दिए। वह नीफेंग से बहुत ही ज्यादा लव करती थी। बट नीफेंग ने इस लड़की की कभी भी मतलब उतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। शादी तो हुई थी बट वो वाला नहीं था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर नीफेंग युआन को बुलाता है। वह लड़की पीछे मुड़ती है और फिर हमारे नीफेंग की तरफ देख कर कहती है, तुम कौन हो और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? वहाँ पर जो नीफेंग होता है वह कहता है, अरे जियांग सेट की सबसे ज्यादा फेमस और टैलेंटेड बंदी को कौन नहीं जानता। फिर जो नीफेंग होता है उस लड़की को ग्रीट करता और कहता है, मेरा नाम नीफेंग और मैं हाउटियान सेक्ट से हूँ। वह लड़की नीफेंग को देखती है और फिर वह नीफेंग के पास आकर कहती है, क्या मैं सच में इतनी ज्यादा फेमस हूँ कि हाउटियान सेक्ट वाले भी मेरा नाम जानते हैं? फिर वह थोड़ा सा हंसते हुए नीफेंग से बोलती है, मेरे को सच में नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा फेमस हूँ। फिर वह नीफेंग से पूछती है, अच्छा नीफेंग, तुम फायर फोनिक्स के ब्लड एसेंस को लेने के लिए नहीं जा रहे हो क्या? इस साइड में तो फायर फोनिक्स का ब्लड एसेंस वाला केव नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरी तरह फायर फोनिक्स का ब्लड एसेंस नहीं लेना चाहते हो? क्योंकि वह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजलेस है। मैं तो फ्लेम जेट को ढूंढने के लिए आई हूँ, क्या तुम भी उसी के लिए आए हो? नीफेंग कहता है, हाँ आप वैसे मान सकती है बट मेरा यहाँ पर आने का जो मेन मोटो है ना, वो दरअसल मुझे अपने एक दोस्त को बचाना है। वहां पर वो लड़की बोलते, क्या इस माउंटेन में तुम्हारा एक दोस्त है? वहां पर नीफेंग बोलता, हाँ मेरा एक दोस्त है जो इस माउंटेन में फंस चुका है, मैं उसी को रिलीज कराना चाहता हूँ। उसके बाद नीफेंग अपनी पिछली लाइफ के बारे में याद करने लगता है। जब इस फायर फोनिक्स माउंटेन में आया था तो गलती से एक जगह भूल कर चला गया था। वहां पर एक बंदा एक एरे में ट्रैप था। नीफेंग उस टाइम उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसीलिए लगभग 6 से 7 घंटे मेहनत करने के बाद और कुछ ट्रिक व्रिक लगाने के बाद फाइनली वह उस एरे को तोड़ देता है। उस एरे के अंदर जो बंदा कैद था वो एक ट्रू मार्शल आर्ट रियलम का कल्टीवेटर था और वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और उस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है, उस बंदे का नाम जियान लैंग फेंग था जो वांग जियान सेट का 400 साल पहले एक काफी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हुआ करता था। वह इस जगह पर जब मतलब यहाँ पर जब ये फोनिक्स ब्लड एसेंस मौजूद नहीं था
वह अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर सेट के मिशन के लिए आया था। जो गाइस लिन जियानफेंग था ना, वो अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड डिसाइपल था, बट उस पर कुछ अदर सेट के डिसाइपल ने अटैक कर दिया। वह बंदा सभी के साथ फाइट कर देता है और सभी को हरा देता है, बट उसका एक दोस्त होता है जो बहुत ही ज़्यादा हरामी होता है। उसने पहले से ही लिन जियानफेंग को पकड़ने के लिए वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल एरे को सेटअप करके रखा हुआ था। जब जिन लियांगफेंग ने सभी मतलब दुश्मन सेट के बंदों जिसने उस पर अटैक किया था सभी को हरा देता है, तो उस टाइम काफी ज्यादा कमजोर था। तभी उसके धोखेबाज दोस्त ने उस पर पीछे से अटैक कर देता है और उसने वहां पर जो फॉर्मेशन नहीं सेटअप किया था उसमें फंसा देता है। ये कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं बल्कि उसके धोखेबाज दोस्त द्वारा बनाया गया, मतलब उसके धोखेबाज दोस्त का बैकग्राउंड काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन का वहां पर सेटअप करवाया था। यह फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल था ना, केवल इसे मार्शल किंग लेवल का कल्टिवेटर ही खोल सकता है। और इसी कारण वहां पर जो लिन जियानफेंग था वो फंस जाता है। वह 400 सालों तक उसी फॉर्मेशन में अपनी कल्टीवेशन करता है, बट उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे। वह उन 400 सालों में वह ट्रू मार्शल आर्ट रियलम के एकदम पीक पर पहुंच जाता है और फिर उसकी मुलाकात नीफेंग से होती है। नीफेंग उसे आज़ाद कर देता है। वहां पर जो जियान लिंगफेंग था वह नीफेंग का हमेशा मतलब बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहा। उसने नीफेंग की हमेशा प्रोटेक्शन की, तब तक नीफेंग की प्रोटेक्शन की जब तक वह बंदा मर नहीं गया। और इस बंदे की मृत्यु गैस बताता हूँ कैसे होता है। दरअसल जो हाउतियन सेट के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर रहते हैं जो मार्शल किंग लेवल के थे, उन्हें नीफेंग को जान से मारने के लिए भेजा गया था, बट इस जियान लिंगफेंग ने उन सभी कल्टिवेटर के साथ फाइट किया और नीफेंग की जान बचाई और उसी फाइट में यह बंदा मारा जाता है। वहां पर जो नीफेंग होता है वह मन ही मन सोचता है अब मेरे को फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, सबके बारे में आइडिया था। अब मैं जियान लिंगफेंग को आज़ाद कराऊंगा और उसकी पावर काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ाऊंगा। तभी वहां पर जो युआन होती है वह कहती है तुम्हारा कौन सा दोस्त यहाँ पर कैद है। वहां पर नीफेंग कहता है चलो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो नीफेंग होता है वह एक गुफा के पास आ जाता है। वहां पर युआन बोलती है ये गुफा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। वहां पर नीफेंग बोलता है अरे इसी के अंदर मेरा दोस्त कैद है। युआन बोलती क्या, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब सी गुफा लग रही है। वहां पर नीफेंग कहता है अरे मेरा दोस्त बहुत टाइम से यहाँ पर कैद है, चलिए मुझ पर विश्वास रखिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो नीफेंग होता है वो युआन के साथ उस गुफा में एंटर करता है। युआन वहीं पर रुक जाती है और कहती है ऐसा भी हो सकता है कि इस गुफा में बहुत सारे ट्रैप हो। वहां पर नीफेंग बोलता नहीं मैंने सारी बारे में रिसर्च कर लिया है, चलिए गुफा के अंदर चलते हैं। उसके बाद वो लोग गुफा के अंदर एंटर करते हैं। गुफा के अंदर बहुत सारे फ्लेम जेड ऐसे ही पड़े हुए थे। इतने सारे फ्लेम जेड को देखकर वहां पर युआन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या इस गुफा में इतने सारे फ्लेम जेड हैं, सच में यहाँ मुझे तो खजाना मिल गया। मैं सोच रही थी 5-6 मिल जाएगा तो बहुत है, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा है। फिर वो सारे उन फ्लेम जेड को उठाने लगती है। वहां पर नीफेंग भी पहले कुछ इस फ्लेम जेट को कलेक्ट करता है, फिर उन सभी फ्लेम जेट को अपने पास रख लेता है। युआन कहती है सच में मेरा यह जो यात्रा है वो एकदम सफल हो गया। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और गुफा के अंदर हमें एक एरे को दिखाया जाता है। एरे के अंदर एक बंदा कैद होता है। वह बंदा कहता है कौन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नीफेंग होता है वह उस बंदे को ग्रीट करता है और कहता है मैं वो हाउतियन सेट का डायरेक्ट डिसाइपल, और वह अपने मास्टर का नाम बताता है हांग चूजियान मेडिसिन किंग। गाइस वही जो नीफेंग के मास्टर है उनका नाम रियल नाम हांग जूचुआन है। वहां पर वो बंदा बोलता है क्या हांग जूचुआन हाउतियन सेट के एक एल्डर बन चुका हूँ। सच में उस बंदे ने अपने जीवन में काफी बढ़ी किया है और एक मैं नल्ला इसी फॉर्मेशन में मेरी किस्मत कितनी ज्यादा बेकार थी, मैंने अपने 400 साल यहीं पर बेकार कर दिए। अगर मैं बाहर होता तो मैं अभी किसी पीक का एल्डर या बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर होता, पर पता नहीं मुझे इस फॉर्मेशन में कब तक रहना पड़ेगा। तभी वहां पर नीफेंग बोलता है आप चिंता मत करिए मैं आपको इस फॉर्मेशन से निकाल सकता हूँ, मेरे पास प्लान है। बट वहां पर वो बंदा बोलता है बच्चे तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो ना इस फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इसे तोड़ने के लिए केवल मार्शल किंग लेवल का कल्टीवेटर चाहिए। वहां पर वो जो पीछे युआन होती है वो भी नीफेंग को समझाती है हाँ नीफेंग इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए ना एक मार्शल किंग लेवल का कल्टीवेटर चाहिए, क्योंकि मैंने भी इस फॉर्मेशन के बारे में सुना है ये बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल की फॉर्मेशन है।
वहां पर नीफेंग कहता है रुकी मैं आपको कमाल दिखाता हूँ कैसे इस फॉर्मेशन को तोड़ा जाता है। वह लड़की कहती है क्या तुम सच में इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो। वहां पर नीफेंग कहता हाँ बस देखते रहिए। उसके बाद जो नीफेंग होता है वो आगे बढ़ता है, तुरंत अपनी ट्रू यांग बॉडी की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। ट्रू यांग बॉडी को देखकर वहां पर युआन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहती क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास प्योर यांग बॉडी कैसे हो सकता है। मेरे फादर ने एक बार कहानी बताई थी कि हमारे जियांग सेट के जो फाउंडर थे उनके पास ही केवल ट्रू यांग बॉडी था और उन्होंने ही पूरे जियांग सेट की स्थापना की थी और अपने टाइम में वह सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर थे। उसके बाद में दिखाया जाता है जो नीफेंग होता है वो एक अजीब सी फॉर्मेशन और अजीब सी टेक्निक्स का यूज करने लगता है। उस टेक्निक को देखकर ये लड़की कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिर नीफेंग किस टेक्निक का यूज कर रहा है। उसने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार की टेक्निक नहीं देखी थी और हमें दिखाया जाता है नीफेंग के आसपास बहुत ही अजीब तरह से चक्र नियर कुछ घूम रहा होता है। उसके बाद जो नीफेंग होता है अपनी पावर से जो वो पावर बना रहा था उससे का यूज करते सीधे ऊपर की फॉर्मेशन पर अटैक करता है। पूरी फॉर्मेशन ही कांपने लगती है। वहां पर वो एल्डर बोलता है ये फॉर्मेशन टूटने वाली है बट ऐसा कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है जो नीफेंग होता है वो अपनी पावर को बढ़ा देता है और अचानक से दिखाया जाता है पूरी फॉर्मेशन एकदम कांपने लगती है और पूरी फॉर्मेशन में दरारें पड़ने लगती है और अचानक से जो पूरी फॉर्मेशन होती है ना वो एकदम ब्लास्ट एकदम फट जाती है, पूरी फॉर्मेशन एकदम खत्म हो जाती है। इस नज़ारे को देखकर वहां पर वो एल्डर साथ ही साथ युआन भी काफी ज्यादा शॉक थे और कहती है ये कैसे हो सकता है, एक मार्शल किंग लेवल की फॉर्मेशन को एक ट्रांसेंडल लेवल का कल्टीवेटर कैसे तोड़ सकता है। वहां पर वो जो एल्डर होता है वह कहता है मैं फाइनली आजाद हो गया। फिर वो अपने उस दोस्त को याद करता है जिसने उसको यहाँ पर ट्रैप किया था और जोर से चिल्लाकर कहता है साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आऊंगा मैं तुझसे बदला लेने के लिए। तभी वहां पर जो नीफेंग होता है वह कहता है आप जिस एल्डर की बातें कर रहे हैं ना वह पहले से मार्शल किंग लेवल तक पहुंच चुका है और मुझे नहीं लगता कि आप अपनी करंट स्टेटस के साथ उस बंदे से पंगा ले सकते हैं। अगर आप उस बंदे पर अटैक करेंगे तो वह बंदा आपको मार सकता है और आपका वजूद ही यहाँ पर मिटा सकता है। वहाँ पर जो ये एल्डर होता है वह बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे उस बंदे पर अटैक नहीं करूँगा, मैं पहले अपनी पावर बढ़ाऊंगा। वहाँ पर नीफेंग बोलता है आप मेरी मदद करिए, मैं उस बंदे से आपका बदला लेने में मदद करूंगा। वो एल्डर बोलता है किस तरह की मदद है। वहां पर नीफेंग बोलता है आपको तब तक मेरी प्रोटेक्शन करनी होगी जब तक मैं मार्शल किंग लेवल को अचीव नहीं कर लेता। यह बात सुनकर वो एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है क्या मार्शल किंग लेवल को, देखो मेरी उम्र पहले से ही 400 साल हो चुकी है और मैं अगर तुम्हारा वेट करूंगा कि तुम मार्शल किंग लेवल तक कब पहुंचोगे तो ये बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। तुम्हें मार्शल किंग लेवल तक पहुंचने में कम से कम 200 साल तो लग ही जाएंगे। वहां पर जो नीफेंग होता है वह कहता है नहीं आपकी कैलकुलेशन गलत है, मैं 10 साल बोलने वाला था बट नीफेंग रुक जाता और कहता है मैं 30 सालों के अंदर ही मैं मार्शल किंग लेवल तक पहुंच जाऊंगा। तभी वहां पर युआन नीफेंग के पास आ जाती है और हंसते हुए कहते क्या 30 सालों के अंदर, वो भी मार्शल किंग लेवल तक, क्या यहाँ पर क्या बकवास चल रहा है, तुम अभी ट्रांसेंडल लेवल पर हो और तुम 30 सालों के अंदर, तुम बहुत ही ज्यादा फेंक रहे हो नीफेंग। वहां पर नीफेंग बोलता है चलो एक शर्त लगाया जाए। वहां पर युआन बोलती है किस तरह की शर्त है। नीफेंग बोलता है मैं 30 सालों के अंदर मार्शल किंग लेवल तक पहुंचूंगा, अगर ऐसा करने में मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं आपकी एक बात मानूंगा, मतलब कोई भी बात हो बिना टोके, मतलब कुछ बिना कुछ पूछे उछे। अगर मैं हार जाता हूँ ना, मतलब मैं जीत जाता हूँ तो आपको भी मेरी एक बात माननी होगी बिना कुछ पूछे उछे। वहां पर युआन बोलती है ठीक है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पर सेट कर लें, वीडियो जल्दी आ रहा है।